एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके रीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पूरी तरीके से टारगेट करेगा आज का हमारा सेशन रीट एग्जाम को। जो भी एस्पिरेंट्स लेवल 1 या लेवल 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने इंग्लिश ऑप्ट किया है एज अ लैंग्वेज 2 तो ये सेशन बिल्कुल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस के थ्रू डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। पूरी वीडियो आप सब लोग जरूर सारे क्वेश्चंस को करिएगा। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है, किसी भी डाउट को आपको अगर पूछना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और मार्क्स जरूर बताइएगा आप कितने यहाँ स्कोर कर रहे हैं। और अगर आप बहुत दिन से मेरे सेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो अब आपको डिफिकल्टी इन क्वेश्चंस को डील करने में नहीं आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज। आपकी लैंग्वेज में जब हम भाषा की बात करते हैं तो वहां पर मीनिंग की स्टडी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हम डिटेल से इसको समझेंगे थोड़ा सा, जहां भी जरूरत हमें होगी। तो आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। सही जवाब हमारा होगा इसमें, जब आप मीनिंग की बात करते हो, आप जब अर्थ की बात यहाँ कर रहे हैं तो आपका जवाब होगा सेमेंटिक्स। क्या होगा? सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स में हम अर्थ की स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके इसमें क्या आता है, लेक्सिकल वर्ड्स आता है। आपने पढ़ा होगा सीटेट के अंदर आपके कुछ लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्टेंट वर्ड भी कहते हैं, और कुछ हमारे ग्रामेटिकल वर्ड होते हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल वर्ड जिन्हें हम फंक्शन वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जब हम इनके अर्थ की स्टडी करते हैं कि भाई इस वर्ड का ये मीनिंग है, तो उसकी स्टडी वो आपका सिमेंटिक्स होता है। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स का रिलेशन है सेंटेंस से, सेंटेंस फॉर्मेशन से संबंधित है क्या आपका सिंटेक्स। जहां पे हम रूल की बात करते हैं कि भाई एक सेंटेंस जो है वो कैसे बना है, उसमें सब्जेक्ट, उसमें वर्ब, उसमें ऑब्जेक्ट कैसे लगा है, अरेंजमेंट क्या है सेंटेंस का। तो जहां भी हम रूल की बात करते हैं, जहां भी हम ग्रामेटिकल रूल्स की बात करते हैं, वहां पे हमारा क्या आंसर होगा? सिंटेक्स होता है। मोर्फोलॉजी क्या होता है? आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड आपका मोर्फीम होता है, और मोर्फीम की स्टडी को हम मोर्फोलॉजी कहते हैं। एक एग्जांपल, जैसे कि मोर्फोलॉजी में आप मोर्फीम की स्टडी कर रहे हो। मोर्फीम भी दो प्रकार के हैं, एक होता है आपका फ्री मोर्फीम, एक होता है आपका बाउंड मोर्फीम। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल में डेली ही आपको देती हूँ अनहैप्पी का। अनहैप्पी में आपका एक अन मोर्फीम है और एक हैप्पी मोर्फीम है। इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे छोटा मीनिंगफुल यूनिट एक वर्ड का मोर्फीम होता है। ठीक है, जैसे कि आप इस वर्ड को हैप्पी को डिवाइड करोगे तो कोई मीनिंग नहीं बचेगा, यानी कि हैप्पी क्या है? आपका स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड है। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है? लिंग्विस्टिक्स होता है आपका साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। जब आप मानव भाषा का अध्ययन साइंटिफिकली, ठीक है, आप जब मानव भाषा का अध्ययन साइंटिफिकली कर रहे हो, वो आपका लिंग्विस्टिक्स होता है, हमारी लैंग्वेज की स्टडी। ठीक है, इसके अलावा फोनोलॉजी याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। फोनोलॉजी क्या है? आपका स्टडी ऑफ साउंड। साउंड की जब हम स्टडी करते हैं तो फोनोलॉजी होती है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, लिंग्विस्टिक्स के अंदर ही ये सारी चीजें आती हैं। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या था? हमारा ऑप्शन नंबर डी था। सो गाइस, क्वेश्चन में ऑप्शंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक प्रश्न से 5 प्रश्न यहाँ पर करके आ जाएंगे, इसीलिए थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स मीन्स। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स मतलब क्या है? लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस। क्या हम बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन करते हैं? तो ये नहीं होगा। यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज अ स्ट्रेटेजी इन स्कूल। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। मल्टीलिंगुअलिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ही यही है कि आप जहां पे बच्चों की भाषा को एक स्ट्रेटेजी या एक रिसोर्स, ठीक है, आप एक रिसोर्स, एक स्ट्रेटेजी, एक एसेट के जैसे आप उसको यूज करते हैं। ठीक है, एसेट के जैसे आप उसको यूज कर रहे हैं, वो आपका मल्टीलिंगुअलिज्म है। अब देखो, मल्टीलिंगुअलिज्म का एक और मतलब है कि जो व्यक्ति 2 से अधिक भाषाओं का पे ज्ञान रखता है, चाहे वो पीपल हो, कोई कम्युनिटी हो, कोई पर्सन हो, कोई इंडिविजुअल हो, वो मल्टीलिंगुअल कहलाता है। मल्टीलिंगुअल को और हम क्या कहते हैं?
पॉलीग्लॉट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट्स। जो व्यक्ति बहुत सारी भाषाएं जानता है, मल्टीलिंगुअल है, उसे हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म की काफी सारी स्ट्रेटेजी होती है, जैसे कि आपका ट्रांस लैंग्वेजिंग होता है, आपका कोड स्विचिंग होता है, कोड स्विचिंग, आपका कोडिंग होता है, इसके अलावा हम बहुत सारे इंटरेक्शन करवा सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजी और मल्टीलिंगुइज्म के बारे में आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन 3 है, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश ओरल सिचुएशन एंड सोशल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स विल मूव टुगेदर इन लर्निंग लैंग्वेज? कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर है? प्रॉपर ऑर्डर का प्रिंसिपल है, मल्टीपल लाइन अप्रोच है, वोकैबुलरी है या सिलेक्शन है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाषा का कौन सा प्रिंसिपल है जहां पर आप क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग योर टीचिंग आप ओरली बच्चों को समझा रहे हो, आप उनको सिचुएशन प्रोवाइड कर रहे हो, आप वहां पे बच्चों को सोशली समझा रहे हैं, आप वहां पे बच्चों को फंक्शनली समझा रहे हैं, यानी आप उसको यूज करवा रहे हो, आप टुगेदर एक साथ इनको समझा रहे हैं जब ड्यूरिंग योर इंस्ट्रक्शन। तो ये कौन सा अप्रोच है हमारा? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच। ये एक प्रिंसिपल है जहां पर आप डिफरेंट अप्रोचेस को एक साथ कलेक्ट करके आप उसको एक साथ क्या करते हैं, यूज करते हैं ड्यूरिंग योर टीचिंग। ओके, तो यहाँ पे बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसके अलावा बाकी प्रिंसिपल्स में आप लोगों से मैं डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर ऑर्डर आपको पता है कि आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW स्किल को फॉलो करेंगे, प्रॉपरली आप ऑर्डर से सिखाते हो। उसके बाद वोकैबुलरी क्या है कि आप जो भी वर्ड सिखा रहे हैं आप उसको याद करवाएंगे, रिपीट करवाएंगे, आप उसको उसके डेली लाइफ से रिलेट करवाएंगे, आप बहुत सारे शब्द भंडार में उनकी क्या करवाएंगे, वृद्धि करवाएंगे। ठीक है, यही प्रिंसिपल ऑफ वोकैबुलरी है। सिलेक्शन का मतलब है कि आप बच्चों की लर्नेबिलिटी, आप बच्चों की एज, आप बच्चों की क्लास, या फिर आप अपनी टीचेबिलिटी, या फिर आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी या फिर एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि आपको क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। ठीक है, जब हम ये देखते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, मेरा टॉपिक क्या होगा, वो क्या है, मेरा सिलेक्शन है, जब मैं सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये चारों प्रिंसिपल क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या बना हमारा? ऑप्शन नंबर बी बना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ये क्वेश्चन तो आपको मुझे लगता है कि रट गया होगा अब तक तो, और रटना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सोनेट है जिसे ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में? ऑक्टेव की अगर मैं बात करूं तो 8 लाइनों की जो है आपकी राइम है। सेस्टेट में आपकी कितनी लाइनें होती हैं? 6 लाइनें होती हैं, ये याद रखना। किसका पार्ट है ये? क्लासिकल का पार्ट है। क्लासिकल सोनेट जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं, जिसे हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, जिसे हम मेल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं, क्लासिकल भी कहते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, ऑक्टेव और दूसरा सेस्टेट। ऑक्टेव आपका 8 लाइनें, आगे की शुरुआत की 8 लाइनें होती हैं, और जो हमारा कंक्लूजन होता है वो हमारा सेस्टेट में दिखाता है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, किसी पोएम में कोई प्रॉब्लम को दिखाया गया है, उस प्रॉब्लम के बाद जो सॉल्यूशन है वो आपका सेस्टेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, अच्छा, बाकी के सोनेट्स भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। आपका स्पेंसेरियन सोनेट से क्वेश्चन आता है, इसमें कितने क्वार्टरेन होते हैं? तो इसमें भी हमारे जैसा इंग्लिश में होता है वैसा स्पेंसेरियन में भी होता है। ठीक है, आपका 3 क्वार्टरेन, ठीक है, 3 क्वार्टरेन एंड आपका 1 कुप्लेट होता है आपके स्पेंसेरियन सोनेट में। सेम इंग्लिश में भी यही चीज है। इंग्लिश सोनेट का तो आपसे पूछा भी गया है, AB वाला। ठीक है, AB CD, फिर आपका EF और G, ये आपका इंग्लिश है। ठीक है, एंड अगर स्पेंसेरियन पूछे तो इसका थोड़ा सा जो हमारा राइमिंग है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो मैं बता देती हूँ फटाफट से आपको। ये भी आपका इंग्लिश जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, इसका होता है हमारा AB, ठीक है, सेम है AB। उसके बाद यहां से जो B है ये चेंज हो जाता है। ठीक है, BC, उसके बाद C से स्टार्ट हो जाएगा CD और बाद में E और E। ये आपका किसका है? स्पेंसेरियन का है। ये किसका है? आपका स्पेंसेरियन का है, और ये ऊपर वाला इंग्लिश का है।
दोनों में आपके 3 क्वार्टेन और 1 कुपलेट होता है। हर क्वार्टेन में आपकी 4 लाइनें होती हैं, ये तो सबको पता ही होगा आप में से। और हर कुपलेट में कितनी लाइनें हैं? 2 लाइनें हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। सोनेट की टोटल 14 लाइन होती है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ये चीजें हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और कर्टल सोनेट की आपकी कितनी लाइनें हैं? आपकी 10.5 लाइन्स या 11 लाइन होती है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम चलते हैं। इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश इज अ फॉर्मल एंड सस्टेन्ड पोएम ऑफ लेमेंट। क्या होना चाहिए? राइट वन, सोच के बताइएगा। किसकी बात है? सोनेट की हो रही है, एलिजी की बात हो रही है, शॉर्ट स्टोरी की हो रही है, या इनमें से किसी की भी नहीं हो रही है? सो करेक्ट आंसर जो इस प्रश्न का हमारा बनेगा वो बनेगा, किसकी बात हो रही है? लेमेंट की। लेमेंट का मतलब होता है कोई विलाप, ठीक है, कोई विलाप। तो यहां पर आंसर बना एलिजी। एलिजी क्या है? एक तरीके की फॉर्मल सस्टेन्ड पोएम होती है, याद रखना, जो किसी लेमेंट को दिखाए। एलिजी एक तरीके की ऐसी कविता है जिसको हम शोक कविता भी कह सकते हैं, जो किसी की मृत्यु पे गाए जाने वाली जो एक लिरिक पोएम होती है उसे एलिजी कहा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि आपका मॉर्निंग हो सकता है, आपका सैड हो सकता है, आपका लेमेंट हो सकता है। इसके अलावा हम किसी ना किसी यहाँ पर इसकी जो थीम है वो सैड हो सकती है, ग्लूमी हो सकता है। तो ये सब एलिजी है, ठीक है, जो एक शोक को दिखाए, जो किसी सैडनेस को या किसी लेमेंट ऑफ समवन्स डेथ को दिखाने वाली जो एक पोएम है वो एलिजी होती है, ठीक है। सोनेट के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। 14 लाइन याद रखना है, आयम्बिक पेंटामीटर सोनेट लिखे जाते हैं। और पुराना सोनेट सबसे जो है वो क्लासिकल सोनेट, आपका पेट्रार्कन सोनेट माना जाता है। और शॉर्ट स्टोरी आपको पता ही है, जिसे कम ड्यूरेशन में हम पढ़ लेते हैं और जिसमें जो शब्दों की संख्या है वो 10,000 से 20,000 तक की होती हैं। हम एक ही बार में उनको पढ़ सकते हैं, कैरेक्टर्स कम होते हैं, एक ही प्लॉट पे बेस्ड होता है शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्सन्स हु प्रेजेंट द प्ले आर कॉल्ड। वो लोग जो प्रेजेंट करते हैं प्ले को वो क्या कहलाते हैं? एक्टर्स, प्रोटैगनिस्ट, परफॉर्मर्स, या फिर ये सभी कहलाएंगे। ध्यान से इसको देखिएगा, जो प्ले को क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्हें हम एक्टर्स कह सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? जो मेन जो सेंट्रल कैरेक्टर है, मेन हीरो इसे हम कह सकते हैं, या मेन जो आपका कैरेक्टर है, ठीक है, मेन कैरेक्टर है। तो यहाँ पे तीनों ही हमारा राइट होगा। ऑल ऑफ दीज के साथ हम जाएंगे। एक्टर भी कह सकते हैं, प्रोटैगनिस्ट भी कह सकते हैं, परफॉर्मर्स भी कह सकते हैं, जो ड्रामा को क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्ले देखता है उसको हम क्या कहते हैं? जो प्ले देखता है, ठीक है। तो पर्सन हु सी द प्ले या पर्सन्स हु सी द प्ले, वो कौन कहलाएगा? आपका स्पेक्टेटर्स कहलाएगा, ठीक है। और जो लिखता है वो प्ले राइट कहलाएगा, जिसमें से राइट की स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है प्ले से रिलेटेड। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच डज नॉट यूज। CLT जो अप्रोच है, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, वो किसका यूज नहीं करता? ओरल स्किल्स का, सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज का, टेक्स्ट बुक, या फिर सिचुएशनल टीचिंग। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये टेक्स्ट बुक का यूज नहीं करता है। बाकी कम्युनिकेटिव की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप सभी लोगों को याद रखनी है, और थोड़ा सा मैं भी इसको डिस्कस कर लेती हूँ फटाफट से। कम्युनिकेटिव की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ओरल स्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे हम किस पे ध्यान देते हैं? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी पे हमारा फोकस रहता है। हमारे यहाँ पे सिमेंटिक का मतलब क्या है? आपका अभी मीनिंग मैंने बताया, जैसे कि हम मीनिंग पे फोकस करते हैं, मीनिंग पैरामाउंट है, ठीक है। मीनिंग क्या है? पैरामाउंट है, मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूज पे फोकस हम करते हैं। हम सिचुएशनल टीचिंग का मतलब है कि आप उसकी रियल लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, रियल लाइफ से रिलेटेड आप उसको कॉन्टेक्स्ट में आप उसको कोई भी चीज सिखा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बच्चा डायलॉग के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू, वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू यहाँ पे सीखता है, ठीक है। और ये सब बातें आपको CLT से रिलेटेड याद रखना है। फंक्शनल एस्पेक्ट पर हम फोकस करते हैं। यहाँ पे मिस्टेक्स को क्या किया जाता है? टॉलरेट किया जाता है, ठीक है। टॉलरेट किया जाता है मिस्टेक्स को। अगर गलती कर रहा है तो ये नहीं कि उसको आप तुरंत सुधार देंगे, आप यहाँ पे मिस्टेक्स को
हर बार करेक्ट नहीं करते हैं, आप उसको समय देते हैं कि बच्चे खुद से उस मिस्टेक को क्या करें, दूर करें। तो ये सब CLT के बारे में आपको एक तरीके से आपको रिवाइज रखना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देयर आर डैश प्योर वॉवल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने प्योर वॉवल्स हैं? प्योर वॉवल्स की संख्या आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर इसका हमारा बनेगा 12 प्योर वॉवल्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोफ्थॉन्ग्स भी कहते हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, मोनोफ्थॉन्ग्स पूछा गया है। इनकी संख्या 12 है, इन्हें हम प्योर वॉवल्स भी कहते हैं। और इसमें से आपके दो पार्ट होते हैं, लॉन्ग वॉवल्स एंड आपका शॉर्ट वॉवल। अगर लॉन्ग वॉवल पूछेगा तो लॉन्ग वॉवल की संख्या 5 है, शॉर्ट वॉवल की संख्या 7 है। टोटल वॉवल्स अगर आपसे पूछेगा इंग्लिश के अंदर वॉवल साउंड्स तो 20 है, और 8 हमारे क्या होते हैं, इम्प्योर वॉवल होते हैं। 8 हमारे ग्लाइड वॉवल होते हैं, और इन्हें हम डिप्थोंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हम डिप्थोंग्स भी कहते हैं। तो ये सब आपको बातें याद रखनी है। और टोटल आपसे फोनीम पूछेगा इंग्लिश में कितने हैं, या आपसे टोटल साउंड्स पूछेगा कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे, 44 बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम चलते हैं। मोर देन वन रूम डैश अवेलेबल इन दिस होटल। अब यहाँ क्या आएगा, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड यहाँ पे आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो करेक्ट आंसर इसका जो हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इज अवेलेबल इन दिस होटल। अब यहाँ पर जब कहीं भी आपका समवन आ जाए, ठीक है, आपका कहीं भी मान लो कि समवन आ गया, या मोर देन करके कुछ आ जाए, या फिर आपका एवरीबडी आ जाए, ठीक है, एवरीबडी, या फिर एवरीवन आ जाए, इस तरीके से अगर आपके वर्ड आते हैं तो वहां पर जो भी हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर में हम कंसिडर उसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इज विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द चीफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी डैश गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सही आपको जवाब बताना है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इज गोइंग टू दिल्ली। क्या आएगा, इज आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया जा रहा है। ठीक है, आर्टिकल का यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे आर्टिकल के बाद ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है, यहाँ पे एंड से ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर आर्टिकल एक ही है, 2 सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे हमारा कोई आर्टिकल इधर होता, अगर मान लो कि यहाँ पे द होता, तब हम क्या लगाते, यहाँ पे आर लगाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही आर्टिकल है, एक आर्टिकल से एंड है, एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं, तो हमारा आंसर भी सिंगुलर में आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, बस आपको इनको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट आता है, देयर आर डैश एफ्रिकेट्स इन इंग्लिश। एफ्रिकेट्स साउंड्स इंग्लिश के अंदर आपको बताने कितने हैं। तो काफी सारे साउंड्स आपसे पूछे जा चुके हैं, जैसे कि फ्रिकेटिव पूछा जाता है, तो एफ्रिकेट यहाँ पे आपसे पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे हमारे 2 एफ्रिकेट्स होते हैं। ठीक है, एफ्रिकेट कितने, 2 है। एक हमारा होता है कुछ इस तरीके से, ये वाला, और दूसरा एफ्रिकेट हमारा होता है कुछ टी और एफ वाला। ठीक है, आपने ये वाला पढ़ा होगा। ये आपका ज के लिए होता है और ये आपका च के लिए होता है। तो ये आपके 2 एफ्रिकेट साउंड्स होते हैं। इसके अलावा 9 क्या है, हमारे फ्रिकेटिव साउंड्स हैं। ठीक है, फ्रिकेटिव साउंड्स हैं हमारे 9। ये क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। किस में आते हैं, कॉन्सोनेंट्स में ये हमारे आते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स में आते हैं। 8 आपको पता ही है डिप्थोंग है। ठीक है, और जो 15 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, 15 वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। तो ये सारा आपको याद रखना है। ठीक है, वॉइस्ड की संख्या क्या है, 15 है वॉइस्ड, जो आपके वॉइस्ड जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो ये सारी बातें आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसमें से फिर से आपसे कम्युनिकेटिव अप्रोच से क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी बात यहाँ पे सही है वो बताना है, ट्रू वाली बात बतानी है। फ्लुएंसी इज स्ट्रेस्ड ओवर एक्यूरेसी। क्या हम फ्लुएंसी पे ज्यादा फोकस करते हैं CLT के अंदर, तो ये बात हमें बिल्कुल सही लग रही है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। मिस्टेक्स आर नॉट करेक्टेड एवरी टाइम। जरूरी नहीं है कि हर बार मिस्टेक्स आप सही करेंगे, कई बार हम उन्हें टॉलरेट भी कर लेते हैं एरर्स को, तो ये भी ठीक है। लर्निंग इज नॉट बेस्ड अपॉन पेडागोजिकली मोटिवेटेड एक्टिविटीज। ये भी बात ठीक है कि आप हमेशा ही
जरूरी नहीं है कि आप CLT अगर यूज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल जो आपने सोचा आप वह वैसे ही करेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी होती है एक्टिविटीज के अंदर। तो सारी बातें क्या है हमारी बिल्कुल सही है। अब तक आपको ये चीजें पता चल गई होंगी CLT के बारे में। फ्लुएंसी पे ज्यादा फोकस किया जाता है, एक्यूरेसी पे भी करते हैं लेकिन फ्लुएंसी पे ज्यादा करते हैं। मिस्टेक्स को कई बार टॉलरेट कर दिया जाता है। हम यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज करवाते हैं। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है अ कॉन्सोनेंट साउंड इज। कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से साउंड्स होते हैं? अ फिक्शनल लेस साउंड, इन नो वे डिफरेंट फ्रॉम अ वोवल साउंड, अ साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, या फिर साउंड प्रोड्यूस्ड विद फ्रिक्शन। तो कॉन्सोनेंट साउंड वो साउंड्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फ्रिक्शन के साथ प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फ्रिक्शन के साथ, कोई एक घर्षण के साथ जिन्हें हम प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रिकेटिव साउंड्स आपके 9 है तो वो आपका इससे रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज अ डिफरेंट साउंड। इनमें से कौन सा लेटर है जिसका डिफरेंट साउंड आपको लग रहा है? तो इसको हमें बोल के देखना पड़ेगा। ठीक है, तब हम इसको आंसर पे हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। इस तरह के प्रश्न इजी होते हैं। जैसे कि आपका लिखा है फास्ट बेस डांस फादर, तो फास्ट बेस डांस फादर, तो यहाँ पे जो बेस है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फादर विद हिज सन डैश मिसिंग फ्रॉम हिज होम। क्या होना चाहिए राइट आंसर? आर, इज, हैव या हैज। तो यहाँ पे बोला है द फादर विद हिज सन। अब यहाँ पे विद का यूज किया गया है कि जो पिता है वो अपने बेटे के साथ क्या है, मिसिंग है। तो यहाँ पे हम जो भी हमारी वर्ब होगी वो क्या होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। फर्स्ट सब्जेक्ट है फादर, तो फादर के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब हुई वो होगी इज। ठीक है, तो यहाँ पे इज विल बी राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द वर्ड एक्सैजरेट। अब यहाँ पे एक वर्ड है एक्सैजरेट। एक्सैजरेट जो वर्ड है इसमें जो करेक्ट हमारा सिंबल आएगा वो क्या आएगा? ठीक है, 4 आपको दिए हुए हैं ऑप्शन। अगर आपको इनकी हिंदी भी अगर पता है ना थोड़ी बहुत भी, तो आप इजीली इसको कर लोगे, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, एक्सैजरेट। तो यहाँ पे ज की कहीं ना कहीं ध्वनि आ रही है, तो हमारा आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ये हमारा ज के लिए होता है। जैसे कि मैं बोलूं जज, ठीक है, तो आपका ये वाला आ जाएगा जज। ये जो है आपका ये किसके लिए होता है, जैसे मैं बोलूं सिंग, मैं बोलूं रिंग। तो जब हम सिंग रिंग बोलते हैं तो न और ग की कहीं ना कहीं हमें हमारे बोलने में ध्वनि आ रही है, तो ये आपका इसके लिए होता है सिंबल। ये जो जे आपको दिख रहा है ये ज के लिए नहीं होता है, ये आपका य के लिए होता है। जैसे मैं बोलूं यस, जैसे मैं बोलूं येलो, तो आपका जब य है, अगर मैं पूछूं कि ये वाई का ध्वनि बताओ, तो ये य है, यानी कि आपका सिंबल क्या बनेगा, जे बनेगा। और ये जो टी और इस तरह से जो है स्लैश टाइप का, ये आपका क्या है, च के लिए होता है। जैसे मैं बोलूं चर्च, जैसे मैं बोलूं चार्म, तो आपका च हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हिंदी याद रखनी है। अगर आपको हिंदी भी पता है तो आप इजीली वर्ड को पढ़ करके राइट आंसर कर लेंगे। तो यहाँ आंसर हमारा क्या बना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द मेन एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज। रेमेडियल टीचिंग का एक मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या होता है? टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स इन देयर एक्सप्लोरेशन, बच्चों को एक्सप्लोर करने में हेल्प करना। टू डायग्नोज द लर्नर्स, बच्चों को डायग्नोज करना पीरियोडिकली। टू टीच स्टूडेंट्स आफ्टर स्कूल आवर्स, आप उनको स्कूल आवर्स के बाद टीच करेंगे। या फिर टू रिमूव गैप्स इन लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जब हम रेमेडी की बात करते हैं दैट मीन्स कि टू रिमूव समथिंग और टू रेक्टिफाई समथिंग। जब आप किसी चीज का समाधान कहीं ना कहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या बना, डी बनेगा। आप जो गैप्स है ना उसको आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। समाधान करना ये आपका डायग्नोस्टिक है, बी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी आंसर है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारी रेमेडियल टीचिंग की क्या होती है, स्ट्रेटेजीज होती हैं, जैसे कि IEP है, आपका कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन होता है या लर्निंग होता है। ठीक है, और इसके अलावा आप जो है सिचुएशनल टीचिंग का यूज कर सकते हैं। मतलब कि जो भी बेस्ट है, जो भी ड्रिल्स हैं आप ड्रिल करवा सकते हो। यहाँ पर जो भी बेस्ट एक्टिविटीज हैं आप रेमेडियल टीचिंग में उसको करते हो, ताकि बच्चे उस चीज को क्या कर सके, वो चीज रिमूव हो जाए। ठीक है, वो जो डिफिकल्टी है वो रिमूव हो जाए।
तो यहाँ पे डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर लर्निंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट इज वन वेयर। आपसे एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट पूछा गया है एज लर्निंग इंग्लिश। जब आप इंग्लिश लर्न कर रहे हो तो वहां पर एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट क्या होता है? इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम, जहां पे इंग्लिश नहीं बोली जा रही है घर पे। द इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम। हिंदी और मदर टंग इज द लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब है कि जो ऐसी भाषा जो कनेक्ट करे लोगों को, या जो मीडियम हो कम्युनिकेशन का, उसे हम लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। ठीक है। एक्सेस टू एनी लर्निंग मटेरियल इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट का मतलब है कि जब आप लर्न कर रहे हैं कोई चीज और आपको कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं हो रही है किसी एड की, आपको कोई रिसोर्स नहीं मिल पा रहा, आपको कोई मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो वो आपका क्या होता है? एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट होता है। दो प्रकार के आपके एनवायरमेंट है, एक आपका होता है एक्विजिशन पुअर और एक होता है जो आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर जो है हमारा, वो आंसर हमारा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, 19। ओके, 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। कौन सा इसमें से एक सिद्धांत नहीं है इंग्लिश में? ठीक है, सिद्धांत जो नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, तो ये तो बिल्कुल होता है, हमने पढ़ लिया कि भाई हम बच्चों को नेचुरल तरीके से सिखाएंगे। ठीक है। ग्रेडेशन भी हमने पढ़ लिया कि जब भी आप सेलेक्ट करते हो कोई चीज, उसके बाद हम ग्रेडेशन से पढ़ाते हैं, यानी कि आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, आप वहां पे इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, आप वहां पे कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे, आप बच्चों को नोन टू अननोन की तरफ आप वहां पे सिखाएंगे। तो ये ग्रेडेशन है कि आप किसी भी टॉपिक को बच्चों की एज, उनकी क्लास, उनकी जो भी उनका लेवल है उसके अकॉर्डिंग कैसे सिखाओगे, वो ग्रेडेशन होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। हमारा सी वाला प्रिंसिपल नहीं होगा, अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर कोई प्रिंसिपल नहीं है। इसके अलावा जो डी वाला है, डी वाला भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीपल लाइन अप्रोच प्रिंसिपल होता है, जहां पर आप जितने भी इंग्लिश के अप्रोचेस है, आप ओरल अप्रोच से सिखा रहे हैं, आप वहां पे लिसनिंग से सिखा रहे हैं, या आप सिचुएशनल से सिखा रहे हैं, आप सीएलटी से सिखा रहे हैं, आप किसी भी अप्रोच का यूज कर रहे हैं, आप सबको क्या करेंगे? एक साथ मिक्स करके सिखाएंगे। आप होल तरीके से जब आप सिखाते तो ये होल अप्रोच होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्या है? प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे सी आंसर हमारा नहीं होगा। कल्चर से सिखाना कोई प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हमारे कल्चर से नहीं आई है, तो हम इस प्रिंसिपल का यूज नहीं करते हैं। ओके, चलिए अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन का आज यहाँ पे मैं सेट लेकर के आई थी, तो इस लास्ट क्वेश्चन को अब हम देख लेते हैं। ओके, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, आपको फैलेसी बतानी है। क्या फैलेसी यहाँ पर है? An addiction to drugs or alcohol can completely ruin someone's life। कहा गया कि जो एडिक्शन होता है ड्रग्स का या जो अल्कोहल लेता है, वो कंप्लीटली उस व्यक्ति की लाइफ को क्या कर देता है? बिल्कुल नष्ट कर देता है, उसको खराब कर देता है। इफ यू प्ले टू मच वीडियो गेम्स, अगर आप बहुत सारे वीडियो गेम खेलेंगे एंड गेट एडिक्टेड, और अगर आप उसकी, जैसे कि पबजी है, तो अगर आप पबजी खेलेंगे, पबजी से एडिक्टेड हो जाएंगे, सो यू आर गोइंग टू रूइन योर लाइफ टू। तो अब यहाँ पर जो फैलेसी हमको नजर आ रही है वो कौन सी आ रही है? ठीक है, क्या यहाँ पे आपने हेस्टी जनरलाइजेशन यूज किया है? क्या यहाँ पे इक्विवोकेशन है? तो इक्विवोकेशन तब होता है जब किसी भी सेंटेंस फ्रेज में दो वर्ड को लेकर के या दो फ्रेजेस में जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, दो वर्ड की वजह से जब हम गलत कंक्लूजन निकालते हैं, तो वो हमारा इक्विवोकेशन होता है। तो यहाँ पर इक्विवोकेशन वाली कोई बात नहीं हमें नजर आ रही है। यहाँ पर कंपोजिशन भी नहीं है, हम किसी पार्ट और किसी होल की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जो चीज पार्ट के लिए है, जो चीज पार्ट्स के लिए सच है, वो चीज पूरे होल के लिए सच हो, हम ये चीज यहाँ नहीं बोल रहे हैं। हमारे कहने का सिंपल मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ड्रग्स को और अल्कोहल जो कंज्यूम करता है उसको आप किससे कंपेयर कर रहे हो? जो व्यक्ति वीडियो गेम खेलता है। तो आपका मतलब आप ये समझो कि जो ड्रग्स है, ड्रग्स जो इनटेक लेता है, आप उसको किससे कंपेयर कर रहे हो? जो वीडियो गेम खेलता है। तो ये आप कंपैरिजन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जहां पे भी हम दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं जो बिल्कुल अलग है, जो सिमिलर नहीं है, ठीक है ना,
तो वहां पे हमारा फॉल्स एनालॉजी आ जाएगा। आप यहाँ पे एनालॉजी लगा रहे हैं, वो भी गलत, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इस प्रश्न में जो पूछा गया है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो व्यक्ति वीडियो गेम खेल रहा है और जो ड्रग्स ले रहा है, आप ये कह रहे हैं कि जो ड्रग्स लेता है वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है एडिक्टेड होकर के, ऐसे ही आप वीडियो गेम खेलेंगे तो आप उसी तरीके से हो जाएंगे। तो देखो, एडिक्टेड दोनों से हम हो सकते हैं, लेकिन दोनों का जो एक हमारा कह सकते हैं दोनों का जो प्रभाव है वो बहुत अलग है। तो यहाँ पे जब आप कंपैरिजन कर देते हो ना दो चीजों में जो बिल्कुल अलग हो हर चीज में, वहां पे आपका फॉल्स एनालॉजी आता है, ठीक है। और हैस्टी जनरलाइजेशन क्या है कि जब आप किसी एक एग्जाम्पल, किसी एक किसी भी एविडेंस को आप सब पर लागू कर देते हो, वो आपका जनरलाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी इसका जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो गाइज, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। 20 क्वेश्चन का एक सेट में लाने की कोशिश कर रही हूँ डेली बेसिस पे, और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी मैं लेकर के आऊंगी। एंड आई होप कि आपको आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा। कैसा भी लगे आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। कोई सजेशन हो वो भी बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए आंसर की के साथ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ओके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, लास्ट बात कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो, पहली बार अगर चैनल पर हो इसी तरह की वीडियोस के लिए, ओके। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।